Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, welcome back in another lecture of chemistry. आज के लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे एक नए यूनिट की क्लास 11th के लिए, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं वो हम सब इस यूनिट में देखेंगे बेटा, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो इस यूनिट के हैं वो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ बेटा। ओके, सो आज की लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स और कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जिनमें जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज हो जाती है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। दैट्स अवर थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है और इवॉल्व भी होती है, तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में बेटा, केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब भी होगी कहीं रिएक्शंस में और कहीं पे इवॉल्व भी होगी बेटा। सो वो रिएक्शन जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो हम उनको कहते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन, और वो रिएक्शंस जो जिनमें इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी होता है तो हम उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम नक्शल में यही बात कहेंगे कि जो भी कोई केमिकल प्रोसेस होती है यानी कि केमिकल रिएक्शन होती है केमिकल वर्ल्ड में, तो वहां पर एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि एनर्जी बाहर आती है या अंदर चली जाती है रिएक्शन सिस्टम में, तो हम उनको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये जो एनर्जी चेंजेस होती है बेटा, तो हम जनरली कह सकते हैं कि whenever a chemical reaction occurs, there occurs the energy change. ये एनर्जी चेंज होती है, ये कैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है या एनर्जी फ्लो कैसे होती है, ये सब कुछ हम बेटा किस में पढ़ लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। ओके बेटा, सो यू कैन सिंपली से थर्मोडायनेमिक्स जो है is that branch of chemistry which deals with the study of energy change during the chemical processes and their interconversion. Okay, so हम कह सकते हैं कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, it is a branch of chemistry which deals with the study of energy changes and their interconversion But here in chemistry we are dealing with chemical systems beta, their interconversion in chemical systems is called as thermodynamics. उस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, उस चीज को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम बेटा पढ़ते हैं एनर्जी चेंजेस और उनका कन्वर्जन किन में बेटा, केमिकल सिस्टम्स में। सो दैट इज कॉल्ड बेटा व्हाट, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ओके बेटा, सो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में हम सिंपली देखेंगे कि जो केमिकल प्रोसेसेस होती है उनमें एनर्जी चेंजेस जो होती है और उनका इंटर कन्वर्जन जो होता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेशन ऑफ दीज केमिकल प्रोसेसेस, दैट विल बी कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। ओके बेटा, अब ये जो थर्मोडायनेमिक्स है इट इज रिलेटेड टू केमिकल सिस्टम्स, सो हियर वी कैन सिंपली से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं।
So what is chemical thermodynamics, beta? Chemical thermodynamics is simply the thermodynamics, but dealing with what, beta? Dealing with chemical systems. So that is called, beta, what? Chemical thermodynamics. अब ये जो thermodynamics है, chemical thermodynamics है, इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, बेटा? वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और इस chemical thermodynamics को स्टडी करने के लिए हमें किन किन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, चलिए। सो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स या जिसे आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, हमें कुछ चीजें मिलती है इन थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ने से। पहली चीज जो मिलती है बेटा, व्हाट इज दैट? we can see to which extent the chemical reaction can take place. Okay, to which extent chemical reaction takes place. ठीक है, बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम से पहले ये किस हद तक जा सकती है ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन, वो हम ज्यादातर किस में पढ़ लेते हैं बेटा? वो चीज हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लेते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है हम पढ़ते हैं कि वेदर द केमिकल रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। जो हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन अगर होगी, क्या हम देखेंगे कि वो फिजिबल है कि नहीं है, वो होगी कि नहीं होगी, वो हम किस में पढ़ लेंगे बेटा? वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लेंगे। तो सेकंड पॉइंट जो हम इसमें पढ़ लेते हैं वो इज फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज जो हम इस थर्मोडायनेमिक्स से हासिल कर सकते हैं, दैट इज द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो तीन चीजें जो हम यूजुअली हासिल कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के, वो तीन चीजें क्या क्या है बेटा? पहली चीज जो है वो हम कह सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि कोई केमिकल प्रोसेस गोया कि फिजिबल है कि नॉट फिजिबल है, वो हम पढ़ लेते हैं बाय मींस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरी चीज वो क्या है कि जो अगर केमिकल प्रोसेस हमारे पास है कोई, वो अगर हो रही है, फिजिबल है, तो ये किस हद तक जा सकती है बिफोर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम, तो वो भी हम किस में पढ़ लेते हैं बेटा? थर्मोडायनेमिक्स में। और लास्ट में जो आपकी बल्क प्रॉपर्टीज होती है उनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है और इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज के साथ उसका क्या लेना देना है, वो हम सब इसमें पढ़ लेंगे बेटा। So the three main important points which we are getting from reading this thermodynamics is these 3 points. Okay, so मैंने आपको सिंपली आपको इंट्रोडक्शन दिया थर्मोडायनेमिक्स का। मैंने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स जो है ये सिंपली एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम पढ़ लेते हैं कि एनर्जी चेंजेस जो हो रही है और उनका इंटर कन्वर्जन जो हो रहा है किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान, सो दैट विल बी कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। और ये डील कर रहे हैं हम केमिकल सिस्टम्स के साथ, तो हम इसको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं। और ये जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है इससे हम तीन चीजें हासिल कर सकते हैं, फलानी फलानी फलानी, हम इनको हासिल कर सकते हैं बाय स्टडीइंग द थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जो थर्मोडायनेमिक्स है इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपको बेटा कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता होना जरूरी है, यानी कि द टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स वो हमको पहले समझ आनी चाहिए और उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स? लेट अस सी दैट। Terms related to thermodynamics.
ठीक है, कौन कौन सी टर्म जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेट है जो हमें पढ़नी जरूरी है। लेट अस सी दैट थिंग्स। पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जिस पे हम नजर रख रहे हैं, यानी कि जिस चीज में केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस चीज को हम पहले देख ले वो क्या होती है। दैट इज कॉल्ड बेटा सिस्टम। तो पहली टर्म जो है, व्हाट इज दैट कॉल्ड बेटा सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, वो हिस्सा यूनिवर्स का, हमारी दुनिया का वो हिस्सा जो अंडर ऑब्जर्वेशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज बेटा व्हाट, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। सो हम कह सकते हैं द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under observation, उसको हम कहते हैं बेटा व्हाट इज दैट कॉल्ड, हम उसको सिस्टम कहते हैं। ओके, इसके साथ साथ पैरेलल में एक और टर्म चलती है बेटा, व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड बेटा सराउंडिंग। व्हाट इज सराउंडिंग? यूनिवर्स का वो हिस्सा सिस्टम को छोड़कर जो कि सिस्टम के इर्द गिर्द होगा, जिस पे हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज द सराउंडिंग्स। द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स apart from the system, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड बेटा सराउंडिंग। ओके, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आपका ये बीकर है बेटा, इसमें कोई रिएक्शन हो रही है, x प्लस वाई गिव्स z। ये जो पार्ट हमारा है जिसपे हम क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिएक्शन हो रही है, कैसे हो रही है, कौन कौन सा पैरामीटर है जो इस रिएक्शन को चेंज कर रहा है बेटा, दैट पार्ट इज कॉल्ड बेटा सिस्टम। इसको हम सिस्टम कहेंगे। और जो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट रहा है यहां पर, इसके इर्द गिर्द में जो पार्ट है सिस्टम को छोड़कर, दैट इज कॉल्ड बेटा, दिस पार्ट इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो गौर तलब बात है ये बेटा कि जो आपका सिस्टम है, अगर आप उसके साथ ऐड कर दोगे सराउंडिंग्स को, तो वो आपकी दुनिया बन जाएगी, यानी कि दैट विल बी योर यूनिवर्स। ठीक है, तो हमने दो टर्म्स यहां पे देख ली। पहले वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जो अंडर ऑब्जर्वेशन होगा, जहां कोई प्रोसेस हो रही होगी, जिसमें हम देख रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज का कॉन्सेप्ट, सो दैट विल बी कॉल्ड अ सिस्टम। और उस पार्ट को छोड़ के यूनिवर्स का जो बाकी हिस्सा है बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सराउंडिंग। अब ये सिस्टम और सराउंडिंग जो है बेटा, उनके दरमियान एक बाउंड्री होती है, उनके दरमियान एक सेपरेशन वॉल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड अ बाउंड्री। So, what is boundary? The line which demarcates system and surrounding is called as बाउंड्री। उसको हम बाउंड्री कहते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये डस्टर लूंगा बेटा, ये जो डस्टर है, ये सारा डस्टर जो है, इस पर मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूं, इसके अंदर कुछ हो रहा है, तो ये मेरे लिए सिस्टम होगा। और जो बाकी ये रूम रहेगा इसके लिए, सो दैट विल बी व्हाट बेटा सराउंडिंग। अब ये जो वॉल्स है यहां पर, ये वॉल्स है जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आ जाते हैं, हाइल हो जाते हैं, बीच में हाइल हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बाउंड्री बोलते हैं। अब ये बाउंड्री जो है आपके पास बेटा, ये दो किस्म की हो सकती है बेटा। इट कैन बी रियल और इट कैन बी इमेजिनरी। ये रियल भी हो सकती है, ये इमेजिनरी भी हो सकती है।
ये सॉफ्ट भी हो सकती है और ये रिजिड भी हो सकती है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि जो आपकी बाउंड्रीज होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, जो वॉल्स होते हैं वो आपके रियल भी हो सकते हैं या इमेजिनरी भी हो सकते हैं। सपोज आपने एक गिलास बीकर लिया, गिलास बीकर में कोई रिएक्शन हो रही है, आप लेबोरेटरी में कर रहे हैं, तो आपका लेबोरेटरी जो है वो आपके लिए बन जाएगा सराउंडिंग, और वो गिलास बीकर आपके लिए क्या बन जाएगा बेटा, सिस्टम। और जो वॉल्स है गिलास बीकर के वो आपके लिए बन जाएंगे बेटा वो बाउंड्री, और वो रियल होगी उस टाइम। लेकिन कहीं पर यूनिवर्स में हवा में ही कोई रिएक्शन हो रही है, आप उसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं, तो वो हिस्सा जो है यूनिवर्स का वो आपका बेटा क्या हो जाएगा, सिस्टम। और उसके इर्द गिर्द में आप एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री खींचेंगे, वो आपके लिए एक इमेजिनरी बाउंड्री बन जाएगी। ओके, इसी तरह ये सॉफ्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास बैलून है, बैलून में आपने कोई हवा भर दी या कोई केमिकल भर दे, तो बैलून के अंदर क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। जब वह रिएक्शन हो रही है तो वो आपके लिए सिस्टम बन जाएगा। और जो वॉल्स है उसके यानी कि बाउंड्री है, यानी कि बैलून के जो वॉल्स है वो सॉफ्ट होते हैं, आप उसको बस दबा भी सकते हैं तो वो आपके लिए सॉफ्ट हो जाएगा। और कभी कभार आपको ये वॉल जो है ये आपको रिजिड भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लास है वो रिजिड है, तो ये हो सकता है कि जो बाउंड्री है वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, वो सॉफ्ट भी हो सकती है, वो रिजिड भी हो सकती है बेटा। ओके, चलिए अब बात करते हैं जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं जो हम थर्मोडायनेमिक्स में डील कर लेते हैं ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पार्ट। व्हाट आर दोज सिस्टम्स, लेट अस सी दैट वी हैव ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। ओके बेटा, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। So that is types of systems. So we have broadly 3 types of systems. ठीक, तो सिस्टम जो हमने क्लासिफाई कर दिए हैं 3 ग्रुप्स में, यानी कि 3 कैटेगरीज में हमने सारे सिस्टम्स को डिवाइड कर दिया है। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। कि किस सिस्टम में एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सचेंज एनर्जी हो रही है कि नहीं हो रही है, मैटर एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। On that basis, we classify the systems into 3 groups. One is called beta open system. And second one is called beta closed system. और तीसरा जो हमारे पास सिस्टम होता है थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज कॉल्ड बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। So, on the basis of these 2 things, we classify the systems into 3 categories. हम 3 कैटेगरीज में सारे सिस्टम्स को डिवाइड कर देते हैं। ओके, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर बेटा क्या होगा, जहां पर आपका बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर एक्सचेंज होगा विथ द सराउंडिंग्स, देन दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। तो हम कह सकते हैं द सिस्टम विच exchanges both matter and energy with surroundings। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। तो यहां पर आप ख्याल रखिएगा जो आपका मैटर और एनर्जी है वो दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के दरमियान दोनों चीजें एक्सचेंज हो रही है। मैटर भी
और एनर्जी भी। तो आप इस सिस्टम को क्या कह सकते हैं बेटा? इसको हम सिंपली कह सकते हैं ओपन सिस्टम। ओके बेटा, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने, फॉर एग्जांपल आपके पास है अ कप ऑफ टी। आपके पास एक चाय का प्याला है बेटा। आप अगर देखेंगे ये आपके लिए प्याला है, ये आपका चाय का प्याला है, यहाँ पर इसमें चाय है। तो आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर इवोपरेशन भी हो रहा होगा, यानी कि आपका मैटर भी लॉस हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है विद द सराउंडिंग्स, और यहाँ से वॉल से एनर्जी भी निकल रही है। तो आप इस चीज को कह सकते हैं व्हाट बेटा? इट इज एन ओपन सिस्टम। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है आपके लिए वो मैन है। ह्यूमंस आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ओपन सिस्टम। ओके, सेकेंड सिस्टम जो हमारे पास है आप बेटा, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होगा बेटा? इस सिस्टम में खाली एनर्जी एक्सचेंज होगी, मैटर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। then that will be called as what beta? That is called what? Closed system। तो हम कह सकते हैं बेटा simply which exchanges only energy with surrounding, not matter with surrounding। अगर आप कोई सिस्टम ऐसा देखेंगे जहां पर बेटा खाली एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, लेकिन आपका मैटर बिल्कुल सेम रह रहा है उस सिस्टम में, तो आप उस सिस्टम को क्या नाम देंगे बेटा? दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम बेटा। ओके, सपोज आपके पास ये एक ऐसा कंटेनर है और इसमें आपने एक गर्म हॉट वाटर लिया है, हॉट वाटर, और इसमें आपको इसको आपने क्लोज रखा, तो वाटर बाहर निकलने की कोई चांसेस नहीं है, लेकिन एनर्जी जो है वो बाहर निकल सकती है। थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों हुआ? बिकॉज इट हैज लॉस्ट द एनर्जी टू द सराउंडिंग्स। तो हम कहेंगे वो एनर्जी यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ, तो हम उस सिस्टम को क्या कहेंगे बेटा? इट इज कॉल्ड व्हाट बेटा? इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम। सिंपली वो सिस्टम जहां पर एनर्जी एक्सचेंज होगी सराउंडिंग के साथ, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। हॉट वाटर बॉटल जो आप लेते हैं, अगर आप कहीं चले जाते हैं तो आप गर्म पानी लेते हैं, वो बहुत गर्म होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर वैसा ही रहता है। तो वहां पर हम कहेंगे मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ है, बल्कि एनर्जी एक्सचेंज हुई है। सो दैट इज कॉल्ड बेटा व्हाट? दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। और जो यहाँ पे जो वॉल्स होते हैं, ये वॉल जो होते हैं इन केस ऑफ क्लोज्ड सिस्टम, दैट इज बेटा कंडक्टिंग वॉल्स। ये कंडक्टिंग वॉल्स होते हैं, यानी कि एनर्जी को एब्सॉर्ब भी कर सकते हैं, इवॉल्व भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो वॉल्स है, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में जो बाउंड्री है वो कंडक्टिंग है, यानी कि वो एनर्जी को फ्लो कर सकता है बाहर भी और अंदर भी। ओके, चलिए इसके बाद और एक सिस्टम की बात हम करते हैं। दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है बेटा जहां पर न एनर्जी एक्सचेंज होगी और न कि मैटर एक्सचेंज होगा। सो दैट विल बी कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम which neither exchanges energy nor matter। ना एक्सचेंज होने देगा मैटर को, ना एनर्जी को विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो आप उस सिस्टम को क्या कह सकते हैं बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम। द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज योर यूनिवर्स। So universe is an isolated system। आपका यूनिवर्स जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और इसमें न एनर्जी बढ़ती है और न मैटर बढ़ता है, न एनर्जी कम होती है न मैटर बढ़ता है, बल्कि फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। उसकी बेस्ट एग्जांपल जो है व्हाट इज दैट? दैट इज थर्मोस फ्लॉस। जो आपका थर्मोस फ्लास्क होता है बेटा,
थर्मोस्फलास्टिक होता है, दैट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। मैं अगर यहाँ मैं बनाने की कोशिश करूंगा बेटा, सपोज ये आपका थर्मोस्फलास्टिक है, ये इसके वॉल्स है बेटा, मैं इसको डबल बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर आपने इसमें हॉट वाटर भर लिया है, तो 2 घंटे के बाद जब आप देखेंगे तो वाटर का जो कंटेंट है यानी कि मैटर जो है वो कांस्टेंट ही होगा, वो एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि वो एक्सचेंज नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो हॉटनेस ऑफ वाटर होगी वो भी बरकरार रहेगी, तो एनर्जी जो होगी वो भी एक्सचेंज नहीं होगी। तो हम कहेंगे इस सिस्टम को बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। और जो ये वॉल्स इसमें होते हैं बेटा, ये वॉल्स जो होते हैं, these walls are what beta, these are non-conducting, ये एलो नहीं करते हैं एनर्जी को ट्रांसफर होने में, न एनर्जी को अंदर आने में, न एनर्जी को बाहर जाने में ये एलो करता है, तो इसको हम नॉन कंडक्टिंग कहेंगे, या हम इनको कहते हैं एडियाबैटिक वॉल्स। याद रखिएगा। तो आपकी जो बाउंड्रीज जहां पर आइसोलेटेड सिस्टम्स में होती है, वो कौन सी बाउंड्रीज होती है बेटा, वो एडियाबैटिक होती है, यानी कि वो हीट को एलो नहीं करते हैं भागने में न अंदर आने में। तो यहाँ पर एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, और ये मैटर भी है वो भी कांस्टेंट रहेगा, न कि एनर्जी एक्सचेंज होगी न मैटर एक्सचेंज होगा। एंड सच सिस्टम्स आर कॉल्ड व्हाट बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके बेटा, और याद रखिएगा जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है, जो उसके लॉज है, द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस टू सिस्टम। याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद रखिएगा द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स are applicable only for closed and isolated systems. ये इन्हीं दो सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। सो याद रखिएगा। तो हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स में जो भी हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे तो हम यूजुअली दो ही सिस्टम्स को वहां पे ऑपरेट देखेंगे, और वो कौन कौन सा है, दैट इज क्लोज्ड सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, और ये थे कुछ टर्म्स जो हमने पढ़ लिए हैं रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स। और भी बहुत सारी टर्म्स है जो हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।